हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे थे जो सुपर टेट, यूपी टेट, पेट के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही बेनिफिशियरी रहने वाले हैं। मॉडल पेपर नंबर 29 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है। तारपीन के तेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे काजू के छिलके से, यूकेलिप्टिस से, सिनकोना के पेड़ से या चीड़ के पेड़ से। तो दोस्तों, जो सही जवाब है तारपीन का तेल, ये चीड़ के पेड़ से मिलता है। अगर सिनकोना के पेड़ से बात की जाए तो यहाँ पर ये मलेरिया की दवा बनाई जाती है, ठीक है, सिनकोना की छाल से। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। युधिष्ठिर, शेरशाह सूरी, हुमायूं या अकबर। तो देखा जाए यहाँ पर 52 नंबर, तो दिल्ली में पुराने किले का जो दोस्तों निर्माण करवाया है वो शेरशाह सूरी ने करवाया है। किसने? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच 2005 में संपन्न हुए एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला किसने जीती थी। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा पुराना है लेकिन ये पूछा जा सकता है। तो ये पाकिस्तान ने 4-2 से जीती थी ये सीरीज 2005 में। फिर है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। जो दोस्तों ओजोन लेयर पाई जाती है वो हमारी जो सुरक्षा है वो अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि यूवी रेज, पराबैंगनी विकिरण से करती है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज या पराबैंगनी विकिरण से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला है, अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी। स्टीम इंजन, डायनामाइट, ऑटोमोबाइल या टेलीफोन। तो नोबेल पुरस्कार, ये अवधारणा बहुत सालों से चली आ रही है। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष वितरित किए जाते हैं। एक निधि स्थापित करने की धनराशि, ये दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट की खोज के लिए मिली थी, डायनामाइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 55 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल, स्मारक यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। वेल्हा गोवा में चर्च और कैथीड्रल, या तिरुपति तिरुमला मंदिर, या होयसलेश्वर मंदिर परिषद हेलीबिड कर्नाटक में जो है, और कुंभलगढ़ का किला जो राजस्थान में है। तो कौन सा ऐसा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। तो अगर इसमें बात की जाए तो ये जो बेल्हा गोवा में चर्च और कैथीड्रल है, कैथीड्रल, यही जो है यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित है दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं है। अल्बानिया, यूनान, एस्टोनिया या लाटविया। तो अगर इसमें दोस्तों बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन का जो आपका अल्बानिया है देश, ये इसका सदस्य देश नहीं है। अगर हम इसके मतलब थोड़े से एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना है 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी, और वर्तमान में संगठन के सदस्य यूरोप के 27 देश हैं। और बात की जाए तो ये जो संघ है इसका मुख्य उद्देश्य है सदस्य देशों के मध्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना और एकल मुद्रा यानी कि कॉमन करेंसी यूरो को अपनाना है। अगर बात की जाए तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन के सदस्य संख्या सबसे पहले 15 थी, बाद में इसमें नाइस ट्रीटी जो दिसंबर 2020 के प्रावधानों के अनुसार बढ़ाकर 27 कर दी गई थी। तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। और यूरोपियन संघ को 1994 तक यूरोपियन कम्युनिटी भी कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दूरसंचार कंपनी का दिल्ली में फुटप्रिंट नहीं है। एयरटेल का, बीएसएनएल का, आइडिया का या हज का। तो यहाँ पे 58 नंबर का सही जवाब आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बीएसएनएल हो जाएगा। तो दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल है जिसका दिल्ली में फुटप्रिंट नहीं है। अगला है, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो देखा जाए दोस्तों तो डांडिया जो है ये आपके क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। डांडिया लोकप्रिय नृत्य है गुजरात का, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
कौन सा यहाँ पर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी विंबलडन हो जाएगा। विंबलडन है, ये घास के कोर्ट में खेला जाता है। अगला है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तानसेन सम्मान, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन जो है सम्मान को शुरू किया है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? 64 नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी है मंगल। मंगल ग्रह की जो कक्षा है सूर्य के सबसे निकट है। अगला है, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? उसे जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र हो, या किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, या संसद के किसी भी सदस्य को, या राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति को। तो 65 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो उसे राज्यसभा का उपसभापति चुना जा सकता है। फिर है, चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 66 नंबर है और इसका सही जवाब है विजयालय। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? विजयालय ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक है? जम्मू कश्मीर का, हरियाणा, मिजोरम, असम का। तो इन चारों विकल्पों में अगर बात की जाए तो मिजोरम का जो वन क्षेत्र का प्रतिशत है वो अनुपात सबसे अधिक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे पहले सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी से पृथ्वी में मार करने वाली जो मिसाइल है दोस्तों ये अग्नि है। कौन सी है? अग्नि। अगला क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? चाइना मैन, तो चाइना मैन शब्द का जो प्रयोग है ये क्रिकेट के खेल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की बात करें तो यहाँ 2 एंग्लो इंडियन को ये नामित कर सकते हैं और राज्यसभा में 12, कभी कभी मिला के पूछ लेता है लोकसभा राज्यसभा में, तो कुल 14। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों होता है। क्वेश्चन नंबर 71 काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति के संबंध में ये सारे स्टेटमेंट है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है ये। और अगला है, आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है कि जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देते हैं, ये भी एकदम सही है। और अगला कि जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं, ये एकदम से गलत है। 72 नंबर का ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है, डी वाला। फिर है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल की अगर बात करें तो कुल 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ग्राम पंचायत के संगठन के लिए अनुच्छेद 40 निर्देशित करता है, आर्टिकल 40। कौन सा आर्टिकल? ये 40वां संविधान है अनुच्छेद का। फिर है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सांवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो 75 नंबर के अगर सही जवाब की बात करें तो ये अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यहाँ पे राष्ट्रपति शासन हो जाता है। 75 नंबर। 76 नंबर लेते हैं, निम्नलिखित में से फ्रेंच भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए नामित किया जाता है? तो फ्रेंच भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को ऊपर मैंने डिस्कस भी किया था,
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति का मनोनयन कर सकते हैं, और संविधान में फ्रेंच भारतीय समुदाय के व्यक्ति के मनोनयन का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 76 नंबर के अगर हम सही जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, लेकिन थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज में डिफरेंस है। फ्रेंच भारतीय समुदाय, तो आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति के मनोनयन के लिए यहाँ पे चीज़ें हैं, लेकिन फ्रेंच भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के मनोनयन के लिए कोई भी भारतीय संविधान में प्रावधान नहीं है। एंग्लो इंडियन के मनोनयन के लिए प्रावधान है। तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं ऐसे प्रश्न, और मैं भी देखिए कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गया और मुझे ऑप्शन दिखा तो 2 लगा दिया, और आप अगर भी ऐसा करते तो गलत हो जाता। यहाँ पर फ्रेंच भारतीय समुदाय नहीं पूछ रहा है, लेकिन एक्चुअल में आंग्ल भारतीय समुदाय अगर पूछता तब 2 सही होता। तो फ्रेंच भारतीय समुदाय के किसी भी व्यक्ति के मनोनयन का प्रावधान नहीं है। फिर मांग के नियम के अनुसार क्या होता है? जब आय में वृद्धि होती है तब मांग बढ़ जाती है, जब कीमत बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है, जब आय और कीमत बढ़ जाती है तब मांग बढ़ जाती है। तो 77 नंबर का जो सही जवाब है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी है कि जब कीमत बढ़ती है तब डिमांड बढ़ जाती है। जैसे केले का भाव अगर 50 रुपये दर्जन है और इसकी कीमत 30 रुपये दर्जन आ गई अचानक से, तो इसकी डिमांड क्या है? बढ़ जाएगी। अगला है कि जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी कहते हैं। जब आयात इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा किसी देश की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था है वो खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी कहलाती है। 78 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है उत्पादन फलन का क्या अभिप्राय है? उत्पादन फलन का 79 नंबर, अगर इसके सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भौतिक आगत और भौतिक निर्गत के बीच संबंध। उत्पादन फलन का अभिप्राय क्या है? भौतिक आगत और भौतिक निर्गत के बीच संबंध ही है उत्पादन फलन। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो 80 नंबर का सही जवाब है सरकार के द्वारा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का जो स्वामित्व और प्रबंधन है ये सरकार के द्वारा किया जाता है। फिर है भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बात करें तो 81 नंबर की। तो दोस्तों अगर बात किया जाए तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन था। तो इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जो बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो सर्वाधिक है और बिहार इसमें ऑप्शन में नहीं है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय रिन्यूएबल संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन पानी, पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस। तो 82 क्वेश्चन की अगर बात करें रिन्यूएबल, तो इसका नवीकरणीय यहाँ पे संसाधन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पानी, वाटर जो है इसका हम रिन्यू कर सकते हैं। अगला है हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग किस शहर में स्थित है? तो 83 नंबर का सही जवाब है बंगलौर में। जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग है ये बंगलौर में स्थित है। अगला है उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो ये उड़ीसा में स्थित है। अगला है कुदमुख खान के लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? जो कुदमुख खान के लौह अयस्क का निर्यात है ये दोस्तों मंगलौर बंदरगाह से होता है। कौन से बंदरगाह से? मंगलौर। फिर है आर्कीपेलागो का अभिप्राय निम्नलिखित में से किसकी कड़ी से है? आर्कीपेलागो, इसका अभिप्राय दोस्तों 86 नंबर की बात करें
तो ये द्वीप से है, द्वीप से। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा। आर्कीपेलागो ये द्वीपों के समूह या कड़ी को कहते हैं, यानी कि अ ग्रुप आर चेन ऑफ आइसलैंड्स है। ये द्वीप जल की पतली राशि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। अगला है कोणार्क मंदिर का देवता कौन है? कोणार्क मंदिर का देवता तो सूर्य है, कृष्णा है, शिव है, ब्रह्मा है। तो 87 नंबर का सही जवाब है ए, सूर्य। कोणार्क मंदिर का देवता कौन है? सूर्य है। अगला है विश्व का सबसे पहला जो प्राइम मिनिस्टर है एज फीमेल, वो किस देश से थी? तो ये श्रीलंका से थी, श्रीलंका से ये थी। अगला क्वेश्चन है भक्त एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव में, राष्ट्रीय एकता में, हिंदू मुसलमानों की एकता में या सामाजिक सद्भाव में? तो इसका सही जवाब है हिंदू और मुसलमानों की एकता में। जो भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों का योगदान है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी में है। फिर है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग क्या था? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल? तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था ये गुप्त काल था। क्या था? गुप्त काल। 90 का ऑप्शन नंबर डी है। अगर मैं बात करूं तो प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल जो है 319 से 550 एडी के पीरियड को कहते हैं गोल्डन इरा। और इस काल में संस्कृति, साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान आदि के प्रत्येक क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ था। इस वजह से इसको गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। फिर है डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? जैकब मोनेड ने, वॉटसन क्रिक ने, एचजी खुराना ने या वाल्टीमोर और टेमिन ने? तो यहाँ पे सही जवाब है 91 का वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। अब है निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? आर्सेनिक, सीसा, पोटेशियम या मैग्नीशियम? तो बात करूं दोस्तों तो आर्सेनिक एक मेटलॉयड है, उपधातु है और इसका संकेत एस है। आर्सेनिक का क्या संकेत है? एस है और इसकी जो परमाणु संख्या है वो 33 है। बात करें तो यह पानी का एक मुख्य प्रदूषक है, ठीक है, मेजर पॉल्यूटेंट है और यह एक अत्यंत घातक विष है, पॉइजन है। और इसका जो प्रयोग है कीटनाशक के रूप में चूहा मारने वाली दवा में और कुछ चिकित्सीय दवाओं में, खासकर सिफिलिस की दवा में किया जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आजकल कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में गैलियम आर्सेनाइड नामक नवीनतम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है और जो गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक की भांति यहाँ पे बिहेव करता है। अगला है खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर किसका है? सही जवाब बताइएगा, उपभोक्ता का, उत्पादक का या दूसरे उपभोक्ता का? तो 93 का जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर सी है, उत्पादक का। निचला स्तर किसका रहता है? उत्पादक का होता है। अगला है निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यूट्रिकुलेरिया। ये अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। तो दोस्तों ये रहे कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ कम क्वेश्चन डिस्कस हो पाए हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसको और भी इंक्रीज़ करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।